हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जो कि है चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स। तो इसके टॉपिक वाइज वीडियोस आप तक पहुँच चुके हैं, अच्छे से आपको मिल गए हैं। बढ़िया से उनको देख लेना, समझ लेना। किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी परेशानी आ रही है अगर, तो टॉपिक के नाम से सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएंगे, है ना। अच्छे से हमने एग्जाम्पल ले लेके सारे टॉपिक्स को ना डिस्कस किया है बढ़िया से, तो अच्छे से पहले उनको समझ लेना, उसके बाद में फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करना। अभी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बोर्ड्स में डायरेक्टली एनसीईआरटी के जो पीछे वाले क्वेश्चन है उसी में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको तो बिल्कुल छोड़ना मत। दूसरी बात, क्वेश्चन और क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, तो अभी दूसरी रेफरेंस बुक के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, ये कर लो। साथ ही में जैसे हर टॉपिक के साथ में आप पढ़ते जा रहे हो ना, एक एक टॉपिक वाइज वीडियोस आप करते जा रहे हो, तो हर टॉपिक वाइज वीडियोस के साथ में टॉपिक वाइज वीडियोस पढ़ लिया, सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, फिर एनसीईआरटी में वही टॉपिक खोला, उसको पढ़ लिया, फिर देखा क्या इस टॉपिक में से 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? इस तरीके से अगर कर लोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे एकदम बढ़िया से, कुछ भी ऐसा छूटेगा नहीं, और चैप्टर भी इसी तरीके से अच्छे से कंप्लीट होगा। क्योंकि होता क्या है ना, हम सिर्फ पूरे के पूरे चैप्टर रटने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कोई टॉपिक ऐसे नहीं पूछा जाता ना कि टॉपिक का नाम दे दिया और आप उसके बारे में लिखो, नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है, बच्चे अक्सर कैसे कहते हैं कि मैम टाइम मैनेज नहीं होता, पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हम ना आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करते कभी। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, और उसको याद करने बैठ जाते हैं। अब उसको पहली बार ही अगर डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख रहे होते हो तो क्या दिक्कत होती है कि एग्जाम में फिर आपको समझ में आता है कि ये स्पेलिंग यार ए होना चाहिए, ई होनी चाहिए, आई होना चाहिए, फिर ये 1 पॉइंट बनेगा, 2 पॉइंट बनेंगे, पैराग्राफ में लिखूं, फिर ये वाला आंसर आएगा इसके अंदर कि वो वाला आंसर आएगा, ये वाला सारा टाइम आप एग्जाम में दे रहे होते हो, तो फिर आपका टाइम जो है वो निकल जाता है। अब वही चीज़ अगर आप क्वेश्चन अभी से लिखना शुरू कर देते हो तो आपको पता चल जाता है किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन सी स्पेलिंग कैसे लिखनी है, कितनी गैप लेनी है, कितने पॉइंट बनाने हैं, तो वो टाइम फिर ना एग्जाम में नहीं लगता, वहाँ पे फिर फटफट से आपको आंसर लिखने होते हैं। क्लियर है? समझ आया? तो अभी से आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। जैसे आज भी आए हो, है ना, कुछ तो एग्जाम के पहले आए होंगे, या कुछ ही गिने चुने समझदार होंगे जो अभी पेपर मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद ही सोच रहे होंगे कि चलो एनसीईआरटी पे अपन कवर कर लेते हैं। कुछ को टीचर ने होमवर्क दिया होगा, है ना, तो कुछ ऐसे आए होंगे। तो अभी आपको अगर होमवर्क भी दिया है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ देख देख के फटाफट फटाफट छाप लिया, बंद कर दिया और सो गए, नहीं, ये नहीं करना। अभी फटाफट, जैसे आधे घंटे का टाइम मुश्किल से लगेगा, आधे घंटा भी मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो ऐसे वीडियो कवर करके जाओ कि वापस से ये वाला पार्ट आपको फिर से ना कवर करना पड़े, है ना। जब भी आप सीधे अगर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप बढ़िया से उसको आसानी से कर लो। क्लियर? पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूजुअली हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में जाकर ढूंढते हैं कि इसका आंसर हमको कहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि एग्जाम में भी यही होता है ना, हमारे साथ में पेपर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में ध्यान आता है कि कहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। तो अभी से वो चीज़ करना शुरू कर दो। अभी से वो चीज़ करना शुरू कर दोगे ना, तो एग्जाम समय पे वो एनसीईआरटी ना खाली नहीं दिखेगी, उसमें कुछ कुछ आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी से करना शुरू कर दो तो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। ठीक है, हमको क्या करना है, 3 आउटकम्स, 3 फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स का आउटकम क्या होंगे या फिर परिणाम क्या होंगे। तो अब ये आंसर हमको कहाँ पे मिलेगा? ये आंसर हमको मिलेगा अपना जो 3 डिटर्मिनेंट्स वाला पैराग्राफ है ना, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन के अंदर जो एक पॉइंट या एक सब हेडिंग आपकी है रेंज ऑफ आउटकम्स, है ना, वही दूसरी सब हेडिंग जो है वो है 3 डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स वाली आपकी हेडिंग है उसके अंदर आपको ये आंसर मिलेगा। उसमें बेसिकली बात ही इसी चीज़ की हुई है। 3 फैक्टर, डायरेक्टली पहली लाइन है 3 फैक्टर्स
दैट आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। आर भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली कोलन भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो। इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आंसर को भारी बनाती है ना, वैल्यू रखती है आपके आंसर की। तो आपको इंट्रोडक्टरी लाइन ज़रूर लिखना है, उसके बाद में अपना आंसर शुरू करना है। अब आंसर जो आप शुरू करोगे वो कैसे करोगे, यहाँ पर आपको क्या बोला है, डिस्कस 3 फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स हमको डिस्कस करने हैं। अगर 3 फैक्टर्स मेंशन करने के लिए बोला जाता तो आप ये जो 3 लाइन है रेड कलर में आपको दिख रही है 1, 2 एंड 3, इन तीनों लाइन्स को ही सिर्फ लिख देते, खत्म हो जाता है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट या शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है तो आप ये 3 लाइन लिख दो जो रेड रेड में आपको दिख रही है, सफिशिएंट इतना आंसर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला है डिस्कस 3 फैक्टर्स, यानी तीनों फैक्टर्स आपको मेंशन भी करने हैं और तीनों फैक्टर्स आपको डिस्कस भी करने हैं। क्लियर? तो पहले सबसे पहला फैक्टर हम लिखते हैं। क्या है पहला फैक्टर? पहला फैक्टर है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, है ना। हमने क्या समझा है, मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से बताया था। तीनों फैक्टर्स को पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर से, फिर हम जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेंगे। ठीक, हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस पॉइंट में क्या चीज़ लिखनी है, फिर एग्जाम में आप मन से भी अपने पॉइंट्स लिख पाओ, है ना। पहला पॉइंट जो है, पहला फैक्टर जो है वो ये है कि लोग अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे लेते हैं। यदि कोई भी बंदा अपनी आइडेंटिटी को ऐसे लेता है कि वो किसी कम्युनिटी को ही बिलोंग करता है सिर्फ और सिर्फ, उसको देश से या किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में ही सोचता है, तो फिर ऐसी स्थिति में सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है ना। वहीं यदि कोई बंदा अपने आप को ऐसा सोचता है कि यार मैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस के अंदर लाई करता हूँ, मैं तो बहुत सारी मेरी तो आइडेंटिटीज़ हैं, मैं तो मतलब जैसे अगर मैं मुझे देखूँ तो अगर मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचूँ तो आई बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटी, तो अगर कल को कुछ भी होता है तो मैं राजपूत पकड़ के बैठ जाऊँगी, मुझे यही चीज़ करनी है, यही चीज़ करनी है, इन्हीं के साथ में रहना है, सो दैट विल बी रॉन्ग। एज़ कम्पेयर टू दैट, मैं अगर ये सोचती हूँ कि मैं भारत देश की इंसान भी हूँ, साथ ही साथ में मैं एजुकेटर भी हूँ, साथ ही साथ में मैं फीमेल भी हूँ, है ना, साथ ही मैं आपकी दोस्त भी हूँ, है ना, तो मेरी भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से रहूँगी ना तो मैं सभी के साथ में एडजस्ट कर पाऊँगी और दूसरों को भी देख पाऊँगी कि हाँ भाई ये भी सारी हर इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। वहीं अगर मैं सिर्फ यही सोच के रह गई कि मैं सिर्फ राजपूत ही हूँ और बाकी तो कम्युनिटी सारी ऐसी हैं, मुझे तो राजपूत कम्युनिटी को ही आगे बढ़ाना है और मुझे तो इसी के नारे लगाने हैं, तो फिर दैट वोंट वर्क, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा कि बेल्जियम में 2 कम्युनिटीज़ थी, 3 तरीके की लैंग्वेज बेसिस पे कम्युनिटीज़ दिख रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग के साथ साथ में एक बेल्जियन भी समझा, है ना, खुद को बेल्जियन समझा, तभी तो उन्होंने एक दूसरे को रिप्रेजेंटेशन दिया, है ना। डच ने फ्रेंच को अडॉप्ट किया, फ्रेंच ने डच को अडॉप्ट किया, क्लियर है। तो वहाँ पर क्या हुआ, अकोमोडेशन हो पाया डाइवर्सिटी का। वहीं श्रीलंका में ये चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि श्रीलंका में उन्होंने वो सोचा कि हम तो सिंहाला ही हैं, आगे बढ़ेगा तो सिर्फ सिंहाला ही आगे बढ़ेगी, दूसरी कम्युनिटी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज हुई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन या इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से परसीव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ देयर आइडेंटिटीज if people see their identities in singular or exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate as in Northern Ireland, है ना। नदर्न आइलैंड में भी ये चीज़ हुई ना कि लोगों ने अपने आप को क्या सोचा कि नदर्न आइलैंड का केस लिखो यहाँ पर बेसिकली, बाकी सारे एग्जाम्पल मत लिखना, यहाँ पर आप नदर्न आइलैंड का ही केस लिखना। वो भी सही है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन नदर्न आइलैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नदर्न आइलैंड में हमको क्या पता चलता है कि लोग जो है वो अपने आप को एज अ प्रोटेस्टेंट और कैथलिक देख रहे थे। वो अपने आप को ये नहीं सोच रहे थे कि वो नदर्न आइलैंड के नागरिक है, वो अपने आप को प्रोटेस्टेंट और कैथलिक की तरह देख रहे थे, इसलिए प्रोटेस्टेंट वाले यूके की तरफ जाना चाह रहे थे और कैथलिक वाले रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिक्स होना चाह रहे थे। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर लोग अपने आप को मल्टीपल आइडेंटिटी की तरह देखते हैं और देश की तरह अपने आप को रखते हैं। ठीक है, जैसे कि बेल्जियम और इंडिया में। क्लियर है, समझ में आया है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको लिखना ज़रूरी है, जहाँ पर दिक्कत पैदा हुई और जहाँ पर आसानी से काम हो गया। नेक्स्ट
फैक्टर को अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है, हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी, है ना। जैसे कि हमने समझा कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ की डिमांड्स को रेज करते हैं, आगे लेके आते हैं। तो अगर वो सही तरीके से कम्युनिटी की डिमांड को आगे लेके आएंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर लेके आएंगे, और दूसरे जो कम्युनिटी बच रही है यानी कि जो माइनॉरिटी बच रही है उनकी डिमांड को अगर वो सप्रेस ना करते हुए आगे बढ़े, मतलब उनकी कॉस्ट पे उनकी डिमांड को हानि पहुंचाते हुए या हनन करते हुए ना आगे बढ़े, तो फिर आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, है ना। जैसे कि सिहाला कम्युनिटी में हमने देखा कि वो जो या फिर सीधे यहाँ पर ही आप देख सकते हो, सिहाला कम्युनिटी के हिसाब से देख सकते हो, या फिर अपनी यूनियनिस्ट नेशनलिस्ट के हिसाब से देख सकते हो। इन्होंने क्या बोला कि हमारी ही कम्युनिटी रहनी चाहिए, है ना, या फिर ऐसा कि ये एक कम्युनिटी रहनी चाहिए और दूसरी कम्युनिटी को दाव पे लगा दिया, है ना, तो ये चीज़ नहीं होना, है ना। तो इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी। जब वो दूसरी कम्युनिटी के कॉस्ट पे नहीं होती है तो वो आसानी से चल जाती हैं, जैसे ठीक है, ये चल जाती है। पर ये डिफ़िकल्ट होता है किसके केस में, श्रीलंका और यूगोस्लाविया के केस में क्या रहा, ये डिफ़िकल्ट केस रहा। श्रीलंका और यूगोस्लाविया में लोगों ने दूसरी कम्युनिटीज़ को के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ही कम्युनिटी के बारे में सोचा, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया। सेम चीज़ अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो तीसरा फैक्टर क्या कहता है, तीसरा फैक्टर्स बताता है कि कैसे गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। गवर्नमेंट दूसरे ग्रुप्स के डिमांड के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट ये समझ जाती है कि दूसरे ग्रुप्स भी हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं, इनकी भी इच्छाओं को मानना पड़ेगा, और साथ ही साथ में अपनी पावर को भी अगर हम इन कम्युनिटीज़ के साथ में शेयर कर देते हैं तो काम अच्छे से चलेगा, तो फिर काम अच्छे से चल जाता है। जैसे कि शादी वगैरह होती है, बुआ फूफा मामा मामी सब लोग आते हैं, अलग अलग लोग, है ना। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि 4 लोग ही सारे के सारे में लगे हुए हैं और उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते तो वो बुरा मानते हैं, जबकि वो जैसे ही घर में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही उनको कह दो कि अरे मामा जी आपको तो ये काम संभालना है, ये तो आपके बिना तो हो ही नहीं सकता, अरे फूफा जी आपको तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर ही है, आप ही संभालना इस चीज़ को। तो उनके अंदर क्या आती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उनको अच्छा महसूस होता है कि यार हमको क्या दिए, वैल्यू दिए। ऐसे हर कम्युनिटी को वैल्यू देने की ज़रूरत है ना, और सभी को अपना अपना काम बांट दो तो उनको लगेगा कि हाँ वो एलिनेट नहीं हो रहे हैं और उनको भी रिस्पेक्ट दी जा रही है। क्लियर है। As we saw in the example of Belgium and Sri Lanka, if rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority community, social divisions become less threatening for a country. ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, व्हेन डज अ सोशल डिफरेंस बिकम अ सोशल डिवीजन। ऐसी सिचुएशन बताओ या कब सोशल डिफरेंस जो है वो सोशल डिवीजन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हमने पढ़ा है कि सोशल डिफरेंस तो हमेशा रहेंगे, अंतर तो बहुत सारे हैं लोगों के अंदर, ठीक है, सामाजिक अंतर आपको कई तरह के मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही सामाजिक अंतर जो है वो सामाजिक ये टूट जाते हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से तोड़ को बना देते हैं, ठीक है, सोशली डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब एक सोशल डिफरेंस के साथ में दूसरा सोशल डिफरेंस क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वाइट और ब्लैक, इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस तो है, सोशली क्या है, ये दोनों अलग है, ये तो एक डिफरेंस हो ही गया। साथ ही साथ में दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि वाइट जो है वो रिच है, सोशली एक्टिव है, एजुकेशनली आगे हैं, अपॉर्चुनिटीज इनके पास में है। वहीं ब्लैक जो है, अंतर तो है कि वाइट और ब्लैक है, लेकिन अब जो ब्लैक है वो पावर्टी है, होमलेस है, एजुकेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये डिविजन आ गया इनके बीच में। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो जब एक डिफरेंस तो है ही है, साथ में और दूसरा डिफरेंस भी आ जाए तो वो दिक्कत कर जाता है और ऐसे में डिवीजन दो कम्युनिटीज के बीच में हो जाता है। तो सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद अदर डिफरेंस, ठीक है। एक डिफरेंस के साथ में दूसरा डिफरेंस भी बन जाता है, गरीबी में आटा गीला वाला केस अगर हो जाता है तो फिर सोशल डिवीजन वाली नौबत आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में सोशल डिवीजन एक तरीके का सिचुएशंस ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिवीजन व्हेन वन काइंड ऑफ सोशल डिफरेंस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट डू नॉट बिलोंग टू अ डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि एक तरीके का सोशल डिफरेंस जब दूसरे सोशल डिफरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और लोगों को ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार शायद हम इस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते। जैसे वाइट और ब्लैक में ऐसा हो सकता है ना कि ब्लैक्स को
बहुत हद तक अगर प्रताड़ित करेंगे तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम तो शायद इनको बिलोंग ही नहीं करते, ये तो हमको हमारे इनके जैसे समझते ही नहीं है, तो फिर वो कम्युनिटी अलग होने लगती है और वो डिवाइड हो जाती है। समझ आ रही है कि नहीं बात? तो ऐसे आपको आंसर अपना ये वाला लिखना है। ये भी आपको आंसर अपने टॉपिक में जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाउ डू सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स, गिव 2 एग्जाम्पल। सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है और इसके 2 एग्जाम्पल देने। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हुआ, सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, 2 एग्जाम्पल देने। ठीक है, तो सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है, तो ये आपका आएगा आंसर इतना। ये जो पैराग्राफ है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। ठीक है, उसके अंदर आपका रेंज ऑफ आउटकम जहाँ से शुरू हो रहा है ना, उसके ऊपर ही एक सिंगल पैराग्राफ है। वो पूरा पैराग्राफ आपको बताता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है ना। अब ये कंपटीशन में क्या होता है, होड़ लगी रहती है जीतने की। तो जीतने की होड़ कैसे लगी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो जब वो उन डिफरेंसेस को, उन डिवीजन को मुद्दा बना के लेकर आते हैं ना, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में इस चीज़ को ले लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले। अब जब कॉम्पिटिशन में इस चीज़ को ले लेंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर वो चीज़ वायलेंट होनी है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जानी है ना, लड़ाई झगड़े हो जाने हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, इसके अंदर पूरी की पूरी लिखनी है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है। देयर कंपटीशन टेंड टू डिवाइड एनी सोसाइटी। ये कंपटीशन जो है वो किसी भी सोसाइटी को डिवाइड कर सकता है। इफ दे स्टार्ट कंपीटिंग इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन, अगर एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन के साथ में वो एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं, कंपीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सोशल डिवीजन जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन का फॉर्म ले लेता है और कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, इवन कई बार तो कंट्री के टुकड़े जैसी होने की भी नौबत आ जाती है। ठीक है, दिस हैज हैपेंड इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है। ये लाइन लिखना जरूरी है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक तो यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहाँ पर भी एथनिक और रिलीजियस लाइन्स के ऊपर पॉलिटिकल जो है वो कंपटीशन हुआ, जिसकी वजह से यूगोस्लाविया के 6 कंट्रीज में डिवीजन हो गए, है ना। पॉलिटिकल कंपटीशन अलॉन्ग रिलीजियस एंड एथनिक लाइन्स लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, है ना। नेक्स्ट क्या हुआ, कौन सा दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड का ले सकते हैं, नॉर्थ आयरलैंड का ले सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप था, एक कैथोलिक ग्रुप था। कैथोलिक ग्रुप को नेशनलिस्ट लीड कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट ग्रुप को यूनियनिस्ट लीड कर रहे थे। नेशनलिस्ट ग्रुप चाहता था कि कैथोलिक जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर कैथोलिक कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, और प्रोटेस्टेंट ग्रुप जो है वो चाहता था कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके में मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्टेंट ग्रुप ज़्यादा है। तो ये चीज़ गड़बड़ कर गई, है ना। जाहिर सी बात है, द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland, a predominantly Catholic country. Same goes for Protestant. ठीक है, the fight between nationalists and unionists led to the social conflict where 100 civilians were killed. ठीक है, ये जो लड़ाई झगड़ा था, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। तो इस तरीके से आपको अपना ये वाला आंसर लिखना है। यहाँ पे इन नेशनल पार्टी का नाम भी आपको देना है, पार्टी का नाम देना है, क्या वो पार्टी चाहती थी ये भी आपको क्लियरली बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पार्टी क्या चाहती है ये नहीं बताओगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि लड़ाई क्यों हुई, है ना। तो ये छोटे से तरीके से आप इस चीज़ को बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन टेंशन एंड डैश सोशल डिफरेंसेस डू नॉट यूजुअली लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। जब भी आपको इस तरीके से 2-3 ब्लैंक वाले फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने हो तो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया करो, है ना। ऐसे में समझ में आ जाता है कि कहाँ से उठाया हुआ है। अब ये डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है कि ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस में उठाया हुआ है, क्योंकि एक ब्लैंक आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा सोशल डिफरेंस है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा डीपन हो जाते हैं और टेंशन बढ़ जाती है। वहीं हमको दूसरा सोशल डिफरेंस बताना है, जिसमें हमको ये बताना है कि किसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सेटल हो जाते हैं और लड़ाई नहीं होती है। तो किसकी वजह से डीपन हो जाते हैं, ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस के कारण,
है ना, ये हम पढ़ के आए हैं भैया, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन उठाई हुई है ये तो एनसीईआरटी में से, और हमने टॉपिक वाइज वीडियो में भी करा है ना। और किसकी वजह से नहीं होते हैं, तो क्रॉस कटिंग के कारण नहीं होते हैं, है ना। ओवरलैप जब डिफरेंसेस हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस होते हैं तो चीज़ें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रुक जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जब भी आप आंसर फिल कर रहे हो तो आपको पता है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस है, तो ब्लैंक में ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस मत लिख देना, सिर्फ ओवरलैपिंग ही लिखना, क्योंकि सोशल डिफरेंसेस ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेम गोज फॉर दिस लाइन, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक में ब्लैंक को भरना कैसे है ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो फिर वैसे ही 1 नंबर का होता है वो भी कट जाता है, ठीक है। अब जैसे ये वेरी शॉर्ट में इस तरीके के आ सकते हैं आपको क्वेश्चन, है ना। ठीक, लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन डीलिंग विथ सोशल डिविजन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। जब सोशल डिवीजन से डील कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है अबाउट डेमोक्रेसी। तो हम पढ़ लेते हैं, जो करेक्ट है उनको हटाते जाएंगे, जो नॉट करेक्ट एक बचेगा उसको टिक कर देंगे, ठीक है। नॉट करेक्ट ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें भूलना मत, नॉट करेक्ट बोला है। पहला कह रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी सोशल डिवीजन गेट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन के कारण सोशल डिवीजन जो है वो पॉलिटिक्स में दिखता ही दिखता है। तो जाहिर सी बात है ये लाइन हम पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हटाने का है क्योंकि हमको जो सही नहीं है वो टिक करना है ना। इन अ डेमोक्रेसी इट इज पॉसिबल फॉर कम्युनिटी टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेस इन पीसफुल मैनर, बिल्कुल सही है ना। डेमोक्रेसी में हर बंदा या पीपल जो है वो अपने दुखड़े, ग्रीवेंसेस मतलब दुखड़े, वो बिल्कुल आगे रख सकते हैं, है ना, और पीसफुली रख सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट तरीका है सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का, है ना। यहाँ पे सारे लोग जो है वो इकट्ठे रह पाते हैं क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स ही कुछ ऐसे हैं। अब यहाँ पर 3 पॉइंट तो हमारे सही निकले, अब हमको गलत वाला पॉइंट बताना है, तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला ही होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी ऑलवेज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिविजन, बिल्कुल गलत, है ना। सोशल डिवीजन के ऊपर कभी डेमोक्रेसी सोशल डिवीजन करवा ही नहीं सकता, वो तो फिर लोग होते हैं, है ना। डेमोक्रेसी तो एक बेस्ट तरीका है जिसमें सोशल डिवीजन नहीं होता है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, ये वाले पॉइंट को टिक कर देंगे, डी वाले पॉइंट को। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट एंड राइट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले तीनों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और यहीं पे देख लेते हैं कौन सा सही है, फिर ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सोशल डिवीजन टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप। सोशल डिवीजन जब होते हैं जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप कर जाते हैं, तो अभी पढ़ के आए, बिल्कुल सही बात है। इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज, ये भी अभी मैंने आपको समझाया था, है ना, पहले वाले में परसीव आइडेंटिटीज में, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि लोगों की मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है, मैंने मेरे ही एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल डिवीजन एग्जिस्ट इन ओनली बिग कंट्रीज लाइक इंडिया, नो, ओनली अगर नहीं लिखते तो फिर भी सही हो सकता था। ये स्टेटमेंट का ऐसा कहना है कि सोशल डिफरेंसेस या सोशल डिवीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंट्रीज में ही होते हैं, जैसे कि इंडिया। तो क्या ऐसा है, नहीं, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कि सोशल डिफरेंसेस कहीं पर भी हो सकते हैं, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में भी हो सकते हैं और बेल्जियम जैसी छोटी कंट्री में भी हो सकते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही पॉइंट कौन से दिख रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी हम देख लेते हैं, ऑप्शन में है क्या, ए बी सी, ए एंड बी, ये रहा बी पॉइंट, ए एंड बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड सिलेक्ट राइट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो, है ना। हमको इन सारे स्टेटमेंट को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है ना, जैसे पैराग्राफ होते हैं ना, ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। फिर ये कुछ कोड्स दिए हुए हैं, इसके हिसाब से टिक करना है कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन नीड नॉट बी ऑलवेज डेंजरस। सारे के सारे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है सोशल डिवीजन के वो हमेशा डेंजरस नहीं होते। तो अब ये कौन से नंबर पे आएगा, देखो बट जो दिख रहा है ना, ये कहीं पे फर्स्ट में तो आ नहीं सकता, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, कहीं हो सकता है बीच में आए, है ना, या फिर लास्ट में आए, है ना। तो अभी देख लेते हैं हम क्या है आगे पीछे।
नेक्स्ट कह रहा है सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और दी अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट सोसाइटी या मोस्ट कंट्रीज। एक या ज़्यादा तरीके के सोशल डिविजन जो है वो बहुत सारी सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। सही तो है स्टेटमेंट, अभी सही गलत हमको नहीं बताना है यहाँ पे हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है ना। तो इसको रखते हैं, अभी बिठाते हैं कहीं पे। पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग टू सोशल डिविजन, है ना। पार्टीज क्या करती हैं, सोशल डिवीजन, पार्टीज क्या करती है, पॉलिटिकल सपोर्ट गेन करने की कोशिश करती है सोशल डिवीजन को अपील करते हुए। सम सोशल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन सोशल डिविजन्स, कुछ सोशल डिफरेंसेस के कारण सोशल डिवीजन हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इसके पहले आना चाहिए ना, पढ़ के देख लेते हैं। पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग टू सोशल डिवीजन बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन नीड नॉट ऑलवेज बी डेंजरस, है ना। तो सी इसके पहले आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली शुरुआत जो मेरे को लग रही है वो यहाँ से होनी चाहिए कि कुछ सोशल डिविजन जो है वो रिजल्ट होते, मतलब कुछ सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो रिजल्ट होते हैं किसके फॉर्म में, सोशल डिवीजन के फॉर्म में, मतलब वो सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन बन जाते हैं। सबसे शुरू वाला तो यही लग रहा है, और सी और ये लग रहा है, तो सी के पहले आना चाहिए, बी के बाद में आना चाहिए। देख लेते हैं। सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और दी अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज, है ना। तो सोशल डिवीजन एक या ज़्यादा तरीके के तो हर कंट्री में होते ही हैं। कुछ सोशल डिफरेंसेस जो है वो सोशल डिवीजन में बदल जाते हैं। तो इसको पहला रख लो, इसको दूसरा रख लो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर बातें कर रहे हैं, है ना। और सी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और सी तो ए से जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो अब ये इसको पढ़ के देखते हैं हम कि पूरा सही लग रहा है कि नहीं। सम सोशल डिफरेंसेस में रिजल्ट इन सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और दी अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज, है ना। Parties try to win political support by appealing to social division but all political expressions of social division need not to be always dangerous। लग रहे हैं सीक्वेंस में, है ना। अब हम ढूंढ लेते हैं कि ऐसा सीक्वेंस वाकई में है भी कि नहीं, हमने मन से बनाया है। DB क्या है हमारा, DBCA, है ना। तो पहले ही दिख रहा है DBCA, सही बनाया मतलब अपन ने, है ना। बाकी तो C और ए आजू बाजू आना चाहिए, ये तो हमको पक्का पता है ना। तो यहाँ पर लास्ट में ए आएगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लास्ट में आएगा क्योंकि बट से वो शुरू हो रहा है, तो वो बीच में तो आना नहीं है ना। और पॉलिटिकल पार्टीज के तो दो ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ये हमको लास्ट में ए दिख रहा है, बाकी तो किसी ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। तो कंफर्म है ये वाला आंसर ही क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। Among the following, which country suffered disintegration due to political fights on the basis of religious and ethnic identities? इनमें से कौन सी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि कंट्री टूट गई बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फाइट, है ना, राजनीतिक लड़ाई हुई वहाँ पर रिलीजियस और एथनिक लाइंस के ऊपर। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, यूगोस्लाविया। डिसइंटीग्रेशन तो हमने यूगोस्लाविया का ही देखा अभी, है ना, सारे के अंदर। तो यूगोस्लाविया लिखा है, और वैसे भी बेल्जियम, इंडिया और नीदरलैंड में तो डिसइंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, है ना। ये तो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर डाइवर्सिटी अकोमोडेट की जा रही है, क्लियर है। तो यूगोस्लाविया हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सम अप होते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर के। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेके मत चले जाना, क्योंकि 3 इंग्लिश स्क्रीनशॉट तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन फिर वो फ़ोन में पड़ा रह जाता है। ये हमको नहीं करना है, अच्छे से हम आंसर्स लिख पाएँ, अच्छे से हमको बन जाए, है ना। तो हर चैप्टर के साथ में ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन ख़त्म करते चलो, ताकि बाय दी एंड आपको लोड नहीं पड़ेगा, है ना। और लिखने की कोशिश करो तो फोकस अपना जो है वो जाहिर सी बातें बना रहेगा। और जैसे जैसे वीडियोस भी चलते रहते हैं, आप देखते रहते हो, तो सिर्फ बैठ के ऐसे देखा मत करो, नींद लग जाती है ना। तो क्या करा करो, कोशिश करके कि एक कॉपी पेन लिया और जो मैं बोलते जा रही हूँ उसके नोट्स अच्छे से बनाते जाओ, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो आप दिमाग से पूछोगे कि क्या लिखना है, तो दिमाग को झक मार के अलर्ट पे रहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर वो खो जाता है, ठीक है। तो लिखने की कोशिश करो साथ साथ में, जितने अच्छे से लिख पाओगे तो वैसे ही आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, और आपको समझ में भी आएगा कि अच्छा ये चीज़ें आपने पढ़ी है, और आंसर राइटिंग भी सुधरेगी, अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे आपको लिखने के लिए, क्लियर है। तो वैसे ही करते चलना। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और सभी जगह अवेलेबल है, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बढ़िया से पढ़ाई करो, खूब लाइफ में एक्सेल करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।